प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सल्तनत कालीन प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशासन जो है किसी भी साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक आवश्यक कड़ी है। इसके अभाव में कोई भी साम्राज्य जो है लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता। सल्तनत काल के प्रशासन के बारे में हमारे पास में पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहीं है इसकी जानकारी के लिए, लेकिन कई स्रोतों से हमें इसका जो है मोटे रूप में ढांचा जो प्रशासन जो था इसका सल्तनत काल में वो हमारे सामने आता है। सल्तनत काल में प्रशासन के जानकारी के जो स्रोत हैं उनके अभाव का कारण ये है कि इस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने ग्रंथों में केवल उन्हीं घटनाओं का उल्लेख किया है जो सुल्तान से संबंधित रहती थी। इसी कारण उनके ग्रंथों में शासन संबंधी बातों का जिक्र नहीं होता। लेकिन फिर भी कई ग्रंथ हैं, जैसे जियाउद्दीन बर्नी की फतवा-ए-जहांदारी है, ये शासन संबंधी बातों के बारे बातें इसमें लिखी हुई हैं, प्रशासनिक बातें लिखी हुई हैं सल्तनत काल की। और इससे पता चलता है कि जो है प्रशासन का जो ढांचा है सल्तनत काल में वो मुस्लिम नियमों के आधार पर, मुस्लिम धर्म के जो नियम थे उनके आधार पर संचालित होता था। जियाउद्दीन बर्नी ने जो है इस बात का उल्लेख किया है कि सल्तनत काल में प्रशासनिक जो ढांचा था उसका सैद्धांतिक स्वरूप क्या था। अब हमें इस बात के बारे में निश्चित रूप से जानकारी नहीं है कि जो जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी जो पुस्तक में फतवा-ए-जहांदारी में जिस प्रशासनिक ढांचे का उल्लेख किया है सैद्धांतिक रूप से क्या वही ढांचा सल्तनत काल में व्यवहारिक रूप से लागू था, इस बारे में हमारे पास में पर्याप्त जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी बातों से जो है सल्तनत काल की प्रशासनिक ढांचे के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने से पहले हमें सल्तनत काल में राज्य की जो प्रकृति है उसके बारे में अध्ययन करना होगा कि सल्तनत काल में राज्य जो है वो किस प्रकार का था। राज्य की प्रकृति के विषय में, सल्तनत काल का जो राज्य था उसकी प्रकृति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वान सल्तनत कालीन राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य मानते हैं, कई विद्वान इसको जो है धार्मिक राज्य मानते हैं, धर्म प्रधान राज्य मानते हैं। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव, ईश्वरी प्रसाद आदि विद्वान जो हैं सल्तनत कालीन राज्य को धर्म प्रधान और धार्मिक राज्य मानते हैं, जबकि मोहम्मद हबीब, ए.के. निजामी आदि विद्वान सल्तनत कालीन राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य मानते हैं। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था वरन धर्म प्रधान राज्य था। इस्लाम धर्म से जो है इसका घनिष्ठ संबंध था, इस्लाम इसका राजधर्म रहा और दिल्ली सुल्तानों ने अन्य किसी धर्म को मान्यता नहीं दी थी। राज्य और धर्म के बारे में मुसलमानों के लिए कुरान के आदेश ही सर्वमान्य थे, लेकिन कई समस्याओं का कुरान में स्पष्टीकरण नहीं मिलने के कारण मोहम्मद साहब की सूक्तियों और विचारों का संकलन किया गया जिन्हें हदीस का नाम दिया गया। कुरान और हदीस का सम्मिलित रूप जो है उसको शरा बोला गया। मुस्लिम प्रशासन जो है सल्तनत काल का जो प्रशासन है इसी शरा के आधार पर संचालित होता था। सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य के सभी साधन इस्लाम की रक्षा और उसके प्रचार के लिए थे। तो हम कह सकते हैं कि सल्तनत कालीन राज्य जो है धर्म प्रधान राज्य था, इस्लाम उसका प्रधान धर्म था, उसका राज्य धर्म था। मुसलमानों को देश में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग माना जाता था और उच्च सरकारी पदों पर भी उसी का अधिकार होता था। देश में हिंदुओं को यद्यपि बहुमत था लेकिन उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता था। उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लगे हुए थे और उच्च सरकारी पदों पर जो है उनके लिए उनको अयोग्य माना जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सल्तनत काल में प्रशासनिक जो ढांचा था वो मुसलमानों के पक्ष में था, उच्च पदों पर केवल मुसलमानों को ही नियुक्त किया जाता था। हम बात करते हैं सल्तनत कालीन प्रशासनिक ढांचे की। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय जो है प्रशासन, उसमें जो है खलीफा के बारे में। खलीफा जो है वो समस्त मुस्लिम जगत का शासक माना जाता था, धर्मगुरु माना जाता था। मुस्लिम राजत्व सिद्धांत के अनुसार खलीफा जो है संसार के सभी मुसलमानों का शासक माना गया था। एक समय तो ऐसा था जब मुस्लिम दुनिया का सर्वे सर्वा खलीफा को माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति का ह्रास हुआ। दिल्ली सुल्तान केवल नाम मात्र के लिए खलीफा के प्रभुत्व को मानते थे। वे सिक्कों और खुतबा के अंतर्गत उसका नाम लिखवाते थे, लेकिन जो है
वास्तव में वो एक स्वतंत्र शासक की भांति आचरण करते थे। वे अपने को खलीफा का नायब मानते थे, यानी खलीफा का सूबेदार मानते थे। इसमें वो गर्व का एहसास करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार अपने लिए खलीफा से मान्यता प्राप्त नहीं की। उसके पुत्र मुबारक शाह खिलजी ने तो अपने को खलीफा घोषित कर दिया था। इन दोनों सुल्तानों के अलावा सभी दिल्ली सुल्तान जो है अपने आप को जो है खलीफा का नायब स्वीकार करते थे, खलीफा का जो है प्रभुत्व स्वीकार करते थे, चाहे वो नाम मात्र के लिए था। हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सुल्तान के बारे में। सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत में पूर्ण रूप से निरंकुश शासक था। शरअ के अनुसार प्रशासन चलाना उसका कर्तव्य था। राज्य की सारी शक्तियां उसमें निहित होती थी। राज्य के सभी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति और उनको हटाने का अधिकार केवल उसी के पास था। सुल्तान पर अमीर वर्ग का नियंत्रण होता था। यदि सुल्तान निर्बल हो तो उस पर अमीर वर्ग जो है हावी हो जाता था। इल्तुतमिश के बाद के जो निर्बल उत्तराधिकारी थे उनके समय में हमें ये स्थिति देखने को मिलती है, जबकि सुल्तानों के ऊपर अमीर वर्ग जो है हावी हो गया था। लेकिन शक्तिशाली सुल्तानों जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, इनके समय में जो है अमीर वर्ग का स्थिति बदल गई थी। अमीर वर्ग इन पर हावी नहीं हो पाया। उलेमा वर्ग का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने तो जो है धर्म को राजनीति से अलग किया और धर्म के ऊपर राजनीति का नियंत्रण स्थापित किया था। इसी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी उसने जो है धर्म पर राजनीति का नियंत्रण स्थापित किया, राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। और उलेमाओं को जो है यदि वो किसी अपराध में लिप्त पाए जाते तो उनको समान रूप से दंडित करने का सिद्धांत भी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने तो शरअ के नियमों की भी अवहेलना की थी तथा राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप जो है इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। हम बात करते हैं मंत्री गणों के बारे में, जो कि सल्तनत कालीन प्रशासन की रीढ़ थे। सुल्तान को जो है, यद्यपि सुल्तान निरंकुश था, लेकिन उसको प्रशासन में सलाह देने के लिए मंत्री होते थे। शासन को चलाने में इनकी बहुत भूमिका थी मंत्रियों की, जो अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते थे। इन मंत्रियों की संख्या गुलाम युग में 4 थी, जिनमें वजीर, आजीर मुमालिक, दीवाने इंशा, सद्र सद्र तथा काजी उल कजात को माना गया था। काजी उल कजात और सद्र सद्र जो है बाद में अस्तित्व में आए। इससे पहले 4 ही थे, वजीर, आजीर मुमालिक, दीवाने इंशा और दीवाने रसालत। सद्र सद्र और काजी उल कजात जो है बाद में सल्तनत काल के अंतिम दिनों में जो है अस्तित्व में आए थे। तो कुल मिलाकर इनको 6 जो है मंत्री हो गए थे, 6 विभाग हो गए थे केंद्रीय मंत्रालयों में। केंद्रीय सरकार में 6 मंत्री काम करते थे। कभी कभी नायब मुमालिक की भी नियुक्ति कर दी गई थी, जैसा कि नासिरुद्दीन महमूद के समय में, यानी 1246 से लेकर के 1266 ईस्वी का जो समय था, उसमें बलबन और अलाउद्दीन के समय में मलिक काफूर को नायब मुमालिक के पद पर नियुक्त किया गया था। नायब मुमालिक का जो पद था वो वजीर से ऊंचा था और सुल्तान से नीचा माना गया था। हम बात करते हैं पहला मंत्रालय जो था केंद्रीय सरकार का पहला मंत्रालय, वो था वजीर का। वजीर एक तरह से प्रधानमंत्री था और सुल्तान के बाद वजीर ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। राज्य की आय व्यय पर उसका नियंत्रण रहता था। कर निश्चित करने का जो है अधिकार है वो उसी के पास में था। इसका विभाग जो कार्यालय है वो दीवानी वजारत या दीवाने विजारत कहलाता था। इसकी सहायता के लिए नायब वजीर, मुशरिफ मुमालिक यानी महालेखाकार और मुस्तौफी मुमालिक यानी महालेखा परीक्षक होते थे। जो दूसरा मंत्रालय है केंद्रीय सरकार का वो था आरिजी मुमालिक। यह सैनिक विभाग होता था। इसका विभाग जो है दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था। इसके कार्य थे सैनिकों की भर्ती करना, रसद व हथियारों की व्यवस्था करना तथा समय समय पर सेना का निरीक्षण करना और घोड़ों को दागना तथा सैनिकों का हुलिया लिखना। दीवाने जो है आरिज मुमालिक जो है दीवाने जो अर्ज है उसका मुख्य काम था। हम बात करते हैं तीसरे मंत्रालय की, जो था दीवाने इंशा। ये राजकीय पत्र व्यवहार का विभाग था। इसका अध्यक्ष जो है दबीर खास कहलाता था। यह सुल्तान का अन्य राज्यों तथा सामंतों से जो पत्र व्यवहार होता था उसका सारा प्रारूप तैयार करता था
और इनका जो पूरा रिकॉर्ड है वो इसी के पास रहता था, पत्र व्यवहार का रिकॉर्ड। इसकी सहायता के लिए अनेक दबीर यानी लेखक होते थे। हम बात करते हैं केंद्रीय सरकार के चौथे मंत्रालय की, जिसका नाम था दीवाने रसालत। यह विदेश मंत्रालय था, विदेश विभाग का अध्यक्ष होता था ये, और इसका कार्य वैदेशिक मामलों में सुल्तान को सलाह देना तथा दूसरे राज्यों में राजदूतों की नियुक्ति करना दीवाने रसालत के अधीन आता था। पांचवा विभाग था केंद्रीय सरकार का, वो था सद्र उस्सद्र। ये धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। मुस्लिम प्रजा से धार्मिक नियमों का पालन करवाना तथा राज्य की तरफ से दान देना इसके मुख्य कार्य थे। धार्मिक मामलों में वे सुल्तान का सलाहकार माना जाता था। मुस्लिम उलेमाओं को जागीरें और गरीबों को दान देना इसी का काम होता था। छठा मंत्रालय था केंद्रीय सरकार का सल्तनत काल में था काजी उल कजा। ये न्याय विभाग का अध्यक्ष था तथा मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाता था। यद्यपि सल्तनत काल में जो है सुल्तान ही मुख्य न्यायाधीश होता था, लेकिन समय अभाव के कारण जो है मुख्य न्यायाधीश का जो काम है वो काजी उल कजाती देखता था। काजी उल कजाती जो है नीचे की अदालतों के विरुद्ध जो अपील होती थी वो अपीलें भी यही काजी उल कजात जो है वो सुनता था। इनके अलावा समय समय पर कई दूसरे विभाग भी खोले गए थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दीवाने अमीर कोही तथा अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीवाने मुस्त खराज और बरीद मुमालिक नामक विभाग भी खोले गए थे। हम बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। सल्तनत काल में जो प्रांतीय प्रशासन है उसमें इक्ता प्रथा थी। प्रांतों को इक्ता बोला गया था, इक्ता कहा जाता था। सुविधा की दृष्टि से दिल्ली सल्तनत को अनेक प्रांतों में बांटा गया, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। ये इक्ता बड़े और छोटे दोनों प्रकार के होते थे। इनके शासक या सूबेदार मुक्ति कहलाते थे। मुक्ति जो है इस पद पर प्रांतीय शासक के पद पर जो मुक्ति नियुक्त किए जाते थे वो बड़े स्वामी भक्त होते थे और राज परिवार से संबंधित होते थे। अधिकांश कुलीनों को और राज परिवार के लोगों को ही मुक्ति का पद दिया जाता था। इन्हें बली भी कहा जाता था कभी कभी। ये इक्ता जो है दो प्रकार के थे, बड़े और छोटे। दोनों को जो है सैनिक दायित्व निभाना पड़ता था, यानी युद्ध के समय केंद्र की सहायता जो है इनको अपनी सेना भेजनी पड़ती थी। लेकिन बड़े इक्ता के साथ में प्रशासनिक दायित्व भी जुड़ा हुआ था, जिसके अंतर्गत इक्ता में शांति व्यवस्था स्थापित करना, करों की वसूली करना, अपना व प्रशासन का जो है वेतन काटकर बाकी राजस्व को केंद्र सरकार को भेजना, मुस्लिम कानूनों को लागू करवाना और इक्ता में न्याय व्यवस्था का जिम्मा संभालना, ये सभी जो है इसके काम थे मुक्ति के। मुक्ति के पास में बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी, जिसके द्वारा वे केंद्र को सैनिक सहायता भेजते थे युद्धों के समय में। हम बात करते हैं सल्तनत कालीन स्थानीय प्रशासन के बारे में। सल्तनत काल में प्रारंभ में इक्ता से छोटी इकाई नहीं थी, लेकिन 14वीं शताब्दी में जबकि सल्तनत का काफ़ी विस्तार हो गया था तो इक्ता को शिकों में बांटा गया था, जहाँ शिकदार मुख्य अधिकारी होता था। ये एक सैनिक अधिकारी होता था। उसमें जो है सल्तनत काल में जो इक्ताओं को जो नीचे की इकाई में बांटा गया शिकों में, उसका अधिकारी होता था शिकदार। ये शिक के अंदर जो है कानूनों को लागू करता था। जो केंद्रीय सरकार के कानून थे उनको ये शिक में लागू करता था शिकदार जो है। बाद में शिकों को सरकार में बांटा गया था और सरकार को जो है वो परगने में बांटा गया था। परगने जो है गाँव में बटे हुए थे। एक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। गांव जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होते थे, जहां पंचायत होती थी जो झगड़ों का निपटारा करती थी, लगान वसूल करती थी तथा शांति व्यवस्था स्थापित करती थी। गांव में जो है अनेक पदाधिकारी होते थे, जैसे खुद है, मुकद्दम है, चौकीदार है। ये गांव की प्रशासनिक व्यवस्था का जिम्मा संभालते थे।